गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज जो है हम लेबर इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं और जिसका फर्स्ट टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। बहुत फेमस थ्योरी रही है और काफ़ी कुछ इस थ्योरी के बारे में बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने काफ़ी कुछ कहा भी है। तो जो मेन बात है वो इसमें हमें क्या देखनी है, इसमें हम दो तीन चीज़ देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। सेकंड हम देखेंगे इसकी एजम्पशन और थर्ड इसकी देखेंगे हम कि लिमिटेशन क्या है। तो जब इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज स्टेट्स दैट द price of labor, that is wage rate, is determined according to the marginal product of labor. This was stated by the neoclassical economist, especially J.B. Clark in the late 1890s। भाई सीधा सा फंडा है जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, वो क्या कहती है कि जो प्राइस ऑफ लेबर है, जो कि होता है उसका वेज रेट या मजदूरी दर, वो कैसे निर्धारित होती है? वो निर्धारित होती है एक मजदूर के सीमांत उत्पादन पे या उसके मार्जिनल प्रोडक्ट पे। आप ये कह सकते हो। इसको अगर थोड़ा और डिटेल में बताऊँ कि आपका यहाँ पे MPL क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि पहले 10 मजदूर लगे हुए थे एक फैक्ट्री में, और जो है ये मान लीजिए कि 10 मजदूर लगे हुए थे और 10 कार बना रहे थे। ठीक, कार कंपनी में लगे हुए थे 10 मजदूर, 10 कार बना रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि दो मजदूर और रख लिए एक्स्ट्रा, या मान लीजिए एक मजदूर और रखा। लेकिन मजदूर रखने के बाद भी जो कार का प्रोडक्शन था वो 10 ही रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 11वां बंदा आया या जो 11वां लेबर आया था, उसका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो उसका MP जो था जीरो था। तो अगर MP जीरो है तो वेज रेट भी जीरो ही दिया जाएगा, यानी इसको कोई वेतन कोई मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि आपका जो MPL है जितना वो होगा उतना ही उसको वेज रेट दिया जाएगा। ये बात ये थ्योरी कहती है। तो इस थ्योरी को जो प्रतिपादित किया था तो किसने किया था? JB क्लार्क हुए, अपने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 1890 में इसको बताया था कि ये ऐसे जो है वेज रेट डिटरमाइन होता है। तो आगे बात हुई है द टर्म मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इंटरप्रेटेड हियर इन थ्री वेज। कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उसको जो है तीन तरीकों से यहाँ पे बताया गया है। पहला है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सिंबलाइज्ड बाय MPPL। सेकंड आपका वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर सिंबलाइज्ड बाय VMP। एंड थर्ड है मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर सिंबलाइज्ड बाय MRP। तो यहाँ पे तीन की बात हुई है। पहला आपका बात हुई है MPP की, सेकंड आपका VMP की, और थर्ड आपका जो है MRP। When marginal product of labor is expressed in money terms, we obtain VMP MRP। जब लेबर का जो MP है या जो कह लीजिए जब इन्होंने, हाँ, इनका जो आप कह सकते हो कि सीमांत उत्पादन है उसको अगर हम पैसे में जो है कन्वर्ट कर लें, तो इसको हम कैसे में क्या हासिल होता है? VMP1 MRP1 जो है हमें हासिल होता है। कि मान लीजिए कि भाई 10 मजदूर थे, 10 कार बन रही थी, एक मजदूर और आया तो 11 कार हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक एक्स्ट्रा कार की कीमत होगी, जो एक एक्स्ट्रा कार में कॉस्ट लगी है, वो कहीं ना कहीं उसके 11वें मजदूर की मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये बात ये यहाँ पे कहना चाहता है। तो उसके बाद जब बात हुई, अगली बात कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी वेज दैट वेज ऑफ लेबर इक्वल्स VMPL इज इक्वल टू MRPL।
Employer will employ labor up to the point until market wage equals labor's value of margin product and margin revenue product। कि जो एक एम्प्लॉयर है, जो लोग जो मजदूरों को रखता है, जो मालिक है, वो तब तक मजदूर रखता रहेगा कि जब तक जो है आपके मार्केट वेज रेट जो है, आपका मार्केट वेज रेट जो है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डब्ल्यू जब तक आपका जो है इक्वल ना हो जाए किसके, वीएमपी के, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एमआरपी के। तो जब तक ये इक्वल ना हो जाए तब तक जो है वो मजदूर जो है फैक्ट्री में लगाता रहेगा, क्योंकि उसमें उसको कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अब बात कर लेते हैं जम्पशन ऑफ एमपी थ्योरी थी जो हमारी, अजम्पशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। तो इसमें बहुत सारी अजम्पशन ली गई है जो कि हमें पता है रियलिस्टिक नहीं होती है। पहला इन्होंने लिया गया है, पहली अजम्पशन ही ऐसी डाल दी, perfect competition prevails in products market and in labor markets. Perfect competition in product market implies that products are homogeneous and the price of the goods is given for all firms in the market. Perfect competition in labor market also implies that labor as well as firms behave as wage takers. No one can influence the wage rate. Consequently, labor supply curve S L becomes perfectly elastic since wage rate does not change. Labor supply curve incidentally becomes the average cost curve of labor, and it in coincide deal with the marginal cost curve of labor। तो इन्होंने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन जो है हमारा, वो जो है इकोनॉमी में मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वेज डिटरमाइन होती है वो क्या है, फिक्स है, उसको हर इंडस्ट्रियल फर्म जो है उसको वेजेस को एज इट इज़ ही एक्सेप्ट कर लेती है, और कोई भी चीज़ जो है उस वेज में चेंज नहीं कर सकती है। रही बात उसके फिर लेबर सप्लाई कर्व की, वो क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों है, क्योंकि सप्लाई वेजेस में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए जो आपका लेबर कर्व है वो इलास्टिक ही रहेगा, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। फिर है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट्स, जो हमारा नियम है घटते बढ़ते अनुपात का। फिर आपका द फर्म एम्स एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो जो हमेशा ही रहता है, फर्मों का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑल लेबरर्स आर होमोजीनियस एंड आर डिविजिबल्स। देखो ये कितनी, आप कह सकते हो कि झूठी, कह सकते हो इससे कि इतनी ये झूठी जब से ली है। इन्होंने कहा कि जितने मजदूर हैं वो होमोजीनियस है, मतलब वो समरूप है और उनको बांटा जा सकता है। ये तो ठीक है कि डिविजिबल है, बांटा जा सकता है, लेकिन होमोजेनस का मतलब यहाँ पे ये है कि सब में एक जैसी स्ट्रेंथ है, सब में एक जैसी कैपेसिटी है, सब में काम करने की उतनी ही लगन है, सब जो है एक ही माइंडसेट से काम करते हैं। ये मालिक चाहता तो है ये हो, ओनर जो है कंपनी का, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। हर लेबर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी और अपना अपना माइंड सेट होता है, कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। उसके बाद बात करें लेबर इज मोबाइल एंड इज सब्सटीट्यूटेबल टू कैपिटल एंड अदर इनपुट्स, कि जो आपका श्रम है वो क्या है, गतिशील है, और उसको जो है बदला जा सकता है, किसके साथ, मशीनरी के साथ। कि आज कोई काम हाथ से हो रहा है, अचानक कल से कोई नई मशीन आ जाए तो उस वर्कर को जो है वहाँ से हटा दिया जाता है और मशीन से काम लिया जा सकता है। तो लेबरस जो है, आपका लेबर वर्क जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेबल है, किससे, कैपिटल से और अदर इनपुट से। फिर बात होती है कि रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, कि रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ का जो है अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये जंक्शन हमने इस थ्योरी में मान के हम चले हैं। अब आगे चलते हैं। फिर उन्होंने कहा है वेज रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इन द मार्केट। लेबर डिमांड कर्व इज एक्सप्लेन्ड बाय द VMPL curve। Since perfect competition exists in the product market,
VMPL curve coincide with MNP curve. VMP is equal to MRP is the firm's demand curve for the labor. This curve slopes downward because of diminishing margin returns in figure. VMPL is equal to MRP is equal to DLP the firm's demand curve of labor. कि इसमें एक इक्विलिब्रियम लेवल दिखाया गया है कि कहाँ पे जो है आपका फर्म की डिमांड होगी, कहाँ पे ये डिसाइड होगा कि फर्म को कितने मजदूर चाहिए, फर्म की डिमांड कितनी है, ये हमें देखना है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने तीन चीज़ों की जो है इक्वलिटी शो की है। और वो क्या की है, पहला तो आपका VMP, ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, ये बराबर होना चाहिए MRPL। MRPL ये, तो जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे वहाँ पे जो है डिमांड फॉर लेबर जो है दिखाई देगी। और ये किस पॉइंट पे है, ये ई पॉइंट पे है। तो देखिए यहाँ पे लेबर का नंबर है नीचे, यहाँ पे लेबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे मजदूरी दर है कि उनकी कितनी दिहाड़ी है। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए कि 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है, ये मान लिया जो हमारा 4 है, 4 रुपये की मजदूरी दर है। और यहाँ पे 4 ही जो है आपके वर्कर लगे हुए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि इसमें भी एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाननी, कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कि वेज हो गया 10, तो कहीं ना कहीं जो लेबर है उसका नंबर जो है रिड्यूस होगा। तो आपको ये समझना है कि वेज में और नंबर ऑफ लेबर में जो है नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे वेज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ लेबर कम होते जाएंगे। हम मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हमने 9 कर दिए मजदूर, तो हमारे जो है नंबर ऑफ लेबर कितना रह जाएगा, 2 ही रह जाएगा ऐसे। अगर ये बढ़ता है तो ये फिर ऐसे हो जाएगा हमारा, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते थे। तो सेम टाइप का ये है, इसमें जो है इनवर्स रिलेशनशिप को शो किया जा रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो वेज जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ लेबरर्स कम होता जाएगा, लेकिन वेज जैसे जैसे कम होती जाएगी हम जो है जितने चाहे उतने वर्कर्स रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपको डायग्राम ध्यान से समझना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने कहा कि लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज। द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज सब्जेक्ट टू ए लार्ज नंबर ऑफ criticism. Most of the criticism of this theory are direct against the assumption. Most of the assumption are unrealistic. जैसे मैंने क्या आपको कहा था कि इसमें से बहुत सारे assumption जो है बकवास कह सकते हो या कह सकते हैं कि वो झूठ है, उनका कोई सच्चाई का बेसिस ही नहीं है। फिर बात आती है द मेन क्रिटिसिज्म की, कि क्या क्या इसकी क्रिटिसिज्म रही है। पहली जो क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखी है, इन द रियल वर्ल्ड perfect competition does not exist both in the product market and in the labor market. Imperfect competition is found in all the markets. This theory therefore has limited applicability in the real world. If it is applied to the imperfectly competitive market, the worker will be subject to exploitation. इसने समझाया कि जो असली दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें जो है ये परफेक्ट कंपटीशन नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो इसके लागू होने की कैपेसिटी है थ्योरी की, वो बिल्कुल कम हो जाती है। अगर मान भी ले कि अगर ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में थ्योरी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होगा। क्योंकि अगर इतना ही स्ट्रिक्ट और रिजिड सिस्टम रहेगा तो दिक्कत है। ऐसे तो फिर कंपनी का मालिक जो है एमपी देखेगा या हट्टे कट्टे मजदूरी रखेगा जिनकी जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। पतले कमज़ोर और बिल्कुल पतले मजदूर तो रखेगा ही नहीं फैक्ट्री में। तो अगर सब कुछ ऐसे एमपी से या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से डिसाइड होता,
तो आज के टाइम में सारे पहलवान जो है इंडस्ट्री में लगे मिलते हैं मजदूर के तौर पे। ठीक है। तो आपको यही कहना है, यही समझना है फर्स्ट इसमें जंक्शन में, कि इसकी जो पहली एजम्पशन है वो बिल्कुल बकवास थी। परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई भी चीज़ जो है एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और इससे इसकी क्या होता है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जो है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। फिर बात आती है सेकंड की, लेबर कैन नेवर बी होमोजीनियस, सम मे बी स्किल्ड और एंड सम मे बी अनस्किल्ड। Wage rate of a worker is greatly influenced by the quality of labor. A higher wage rate is enjoyed by the skilled labor compared to the unskilled labor. This simple logic has been totally ignored by the authors of this theory. तो दूसरे जो इन्होंने बिल्कुल अनरियलिस्टिक assumption ली थी वो क्या थी, लेबर कैन बी होमोजीनियस, उन्होंने ये कहा था इस थ्योरी में, जेबी क्लार्क ने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर मजदूर जो है समरूप नहीं हो सकता। उनमें से जो है कुछ स्किल्ड हो सकते हैं जिनको ज़्यादा काम आता है करने का, और कुछ जो है अनस्किल्ड भी हो सकते हैं जिसको काम नहीं आता। अब आप खुद ही देख लो, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में जो है आप उनका एक लेवल देखो। लेवल क्या, घर बनाने में जो मजदूर है उनको तो हम जो है 8 घंटे के 400 रुपये देते हैं। ठीक है। और जो मिस्त्री है जिसको अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, एक जगह बैठ के करना पड़ता है। ठीक है। जो ईंट आट लगाता है, बजरी सब कुछ सेट करता है, मेजरमेंट लेता है, मापता है। ठीक है। और उसको हम जो है 1000 रुपये देते हैं एक दिन का। तो इसका मतलब क्या है कि है तो दोनों लेबर ही हैं, जो घर बना रहे हैं तो दोनों लेबर ही, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है, स्किल का फ़र्क है। जो मिस्त्री है उसमें स्किल है, वो जो है जानता है कि काम कैसे होता है। और जो एक लेबरर है वो जो है अनस्किल्ड है, उसको बस जो है ईंटें ढोनी है, लो जी मैंने ईंटें ढो दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो लेबर है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और ऐसा ही है कि जो स्किल्ड लेबर है उसको जो है हमेशा जो है ज़्यादा ही मिलता है वेज रेट। और जो अनस्किल्ड लेबर है, जैसे मैंने आपको मजदूर और मिस्त्री का एग्जांपल दिया, सेम सिनेरियो हर जगह है। तो तीसरी जो इन्होंने कहा ये क्रिटिसिज्म, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर इज अनदर अनरियलिस्टिक assumption. Mobility of labor may be restricted due to सोशियो पॉलिटिकल रीजन। तो उन्होंने एक एजम्पशन और ली थी कि जो आपका है ये लेबर, वो परफेक्टली मोबाइल उसको किया जा सकता है, उसमें मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है। श्रम जो है पूर्णतः गतिशील है। तो ये अजम्पशन भी गलत है, बकवास है। ये क्यों, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब एक वर्कर जो है हरियाणा से है और उसे आपको कि केरला जाओ, केरला आपको 20,000 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 40 मिलेंगे, तब भी शायद वो ना जाए, इस बात के ज़्यादा चांसेस है। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसका अपनी ज़मीन से अटैचमेंट है, वो अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता। वहाँ का उसके कल्चर जहाँ वो केरला जाना चाहता है सूट नहीं करेगा। लैंग्वेज की दिक्कत है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो इस वजह से क्या होगा, वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। वो पूरी तरह से जो है अपने आप की मोबिलिटी जो है वो कहेगा कि मैं तो कम कमा लूँगा लेकिन हरियाणा में ही रह के कमा लूँगा। और ऐसा आप जो है बहुत ज़्यादा देखते हो। हम में से बहुत सारे को अपॉर्चुनिटी मिलती है विदेश जाने की, काम करने की, लेकिन हम अपने परिवार को, अपनी ज़मीन को छोड़ के नहीं जाते। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर मोबिलिटी नहीं है, जो लेबर है वो परफेक्टली मोबल नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये इसकी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वार वेजेज इग्नोर्स द सप्लाई साइड ऑफ लेबर एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन द डिमांड फॉर लेबर. It is said that labor is demanded because labor is productive, but why labor is supplied cannot be answered in terms of this theory. तो इन्होंने एक चीज को और इग्नोर किया है, जो लेबर की सप्लाई है वो कैसे होगी और कौन कौन से फैक्टर जो है लेबर सप्लाई के उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है और लेबर सप्लाई साइड को पूरी तरह से अनदेखा यहाँ पे किया गया है। फिर बात आती है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज अनदर
अनरियलिस्टिक एजम्पशन, तो इन्होंने एक एजम्पशन और ली थी कि इसमें जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं है। तो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन क्या है, तो क्या वो सारे रोजगार के हैं? तो जैसे जीएम केज ने कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये भी इनकी अनरियलिस्टिक थी। दिस theory in fact is not a wage theory but a theory of employment. Wage rate is predetermined at the given wage rate OW. How many units of labor are supplied can be known from this theory. In this sense, it is a theory of employment and not a theory of wages. तो इसमें कहा गया कि ये जो थ्योरी है ये जो है मजदूर वेज रेट की थ्योरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है। अब क्या, अब आप रियल वर्ल्ड में देखो, क्या फैक्ट्री ऐसे डिसाइड करेगी कि जैसे जैसे एमपी बढ़ेगा हम वैसे वैसे नंबर बढ़ाएंगे? नहीं, उनका तो एक फिक्स क्या होता है, वेज फंड होता है। उनका वेज फंड क्या है, मान लीजिए साल को उनके पास 1,000 रुपये है, ठीक है, तो वो ये हिसाब लगाते हैं कि 1,000 रुपये में हम कितने वर्कर रख सकते हैं। उनको उनकी एमपी से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको उनके वीएमपीएल से कोई लेना देना है, ना उनका एमपीपीएल से कोई लेना देना है। वो तो बस क्या करते हैं, भाई हमारे पास जो है 1,000 का वेज फंड है, इसमें हम जो है 100 वर्कर रख सकते हैं, दैट्स इट, बस ये कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही वेज रिड्यूस करने की, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, वेज लॉ बने हुए हैं, वेज प्रोटेक्शन बिल है, कितने सारे कानून बने हुए हैं। तो आज तक जो है वेज जो है इन कानून की वजह से कम तो नहीं है, लेकिन बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। तो इसलिए जो है कोई भी कंपनी अगर किसी को हायर करती है, तो वो आपका ये वी एम पी पी एल ये सारी चीज़ें नहीं देखती है। ये आप प्रैक्टिकली में बात बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बात है, फाइनली दिस थ्योरी इग्नोर द यूजफुलनेस ऑफ ट्रेड यूनियन इन वेज डिटर्मिनेशन। ट्रेड यूनियन दो इज इट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेज रेट इन फेवर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है ट्रेड यूनियन का रोल को पूरी तरह से इग्नोर किया है। ट्रेड यूनियन क्या है, मजदूरों का दल है, जो मजदूरों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों का कह लीजिए कि विरोध करता है। अगर किसी को हटा दिया जाए तो विरोध करेगा, अगर किसी की सैलरी कम कर दी जाए या काट ली जाए तो ये विरोध करेगा, अगर किसी को चोट लग जाए काम करते हुए तो उसको ये कंपनसेशन देने में, दिलवाने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसमें इस थ्योरी में इतनी सारी कमियां थी। इन व्यू ऑफ ऑल दिस क्रिटिसिज्म द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेज हैज बिकम यूजलेस। तो इतनी सारी कमियां होने के बाद जो है ये थ्योरी क्या जाती है, यूजलेस हो जाती है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, 8 नंबर में भी आ सकती है और 16 नंबर में भी। तो अब हम इसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेज, कि वेजेज के जो टाइप्स है या उनका वर्गीकरण है, कितने टाइप की वेजेज है, उन सब की बात जो है हम इसमें जो है करने वाले हैं इस टॉपिक में, कि कैसे कैसे वेजेज जो है डिवाइड की गई है। तो पहली बात आती है हमारी लिविंग वेजेज की। तो इसका मतलब क्या है, द टर्म लिविंग वेज हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट। हाउएवर एन इंस्टेंस of statutory demand of living wage is provided in South Australian Act 1912, which states the living remains a sum sufficient for the normal and reasonable needs of the average employee living in a locality where the workers under consideration is done or is to be done। तो एक हमारा जो बिल्कुल पुराना कानून था साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्ट, उसमें ये बात हुई थी कि लिविंग वेज का मतलब क्या है। तो लिविंग वेज का मतलब है इट में कि एक इट मीन से सब सम सफिशेंट फॉर द नॉर्मल एंड रीजनल ऑफ द एवरेज एम्प्लॉय, कि इतना पैसा एक कंपनी या एक वर्ग दो है, एक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, कि एक मजदूर को दे कि जिससे जो है उसकी एक तो नॉर्मल जो जरूरी चीज़ें हैं और रीजनेबल नीड जो है, आवश्यकताएं जो है उसकी, वो पूरी हो जाए, कि इसको इतना जो है देना ही चाहिए। लिविंग वेज मतलब ये मान लीजिए कि आज के टाइम अगर हम देखें पर डे का खर्च, तो कम से कम 150 रुपये है एक आदमी का। और अगर एक परिवार की बात करें तो 200 रुपये या 250 रुपये आराम से हो सकता है, खाने पीने का, दूध का, कुछ भी लगा लीजिए। तो 100-150 रुपये अगर देती है कंपनी पर डे का, तो वो क्या आपका
लिविंग वेज है, बस इतना ही है कि इससे खाना पीना हो सकता है, और एजुकेशन, हेल्थ, ये सब नहीं हो सकता। तो सिर्फ जिसमें खाना पीना ही हो, जिसमें सिर्फ गुजारा ही हो, जिस मजदूरी दर से, उस मजदूरी दर को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिविंग वेज रेट। फिर आगे हम बात करते हैं लिविंग वेज रेट का, इसमें ये मीनिंग है ओवरऑल। फिर बात आती है हमारी फेयर वेज की। फेयर वेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उचित मजदूरी दर। फेयर वेज इज ए मीन बिटवीन द लिविंग वेज एंड द मिनिमम वेज। कि जो हमारी जो ये फेयर वेज है, ये बीच की कड़ी है, किसके बीच की, लिविंग वेज की और मिनिमम वेज की। तो इन्होंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है fair wage. It is a wage which is adequate to cover the normal need of the average employee regarded as a human being in a civilized society. कि इसमें भी क्या है कि इसकी जो है बेसिक नीड्स, जिसमें पांच जो हमने नीड्स की बात करते हैं, उसकी जो है फुलफिलमेंट हो, तो जो है आपकी वो फेयर वेज कहलाएगी। तो लिविंग वेज में तो क्या हो रहा है, सिर्फ फूड की रिक्वायरमेंट ही पूरी हो रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा उससे इम्प्रूव्ड है। और फेयर वेज में जो है पांच की पांच जो बेसिक नीड्स है वो इसमें पूरी हो रही है। तो ये आपका जो है फेयर वेज है। तो उसके बाद कहा कि फेयर वेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, सेकंड वन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेज, थर्ड वन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। कि फेयर वेज हर कहीं देना पॉसिबल नहीं हो सकता है, कि इसमें बहुत सारे अड़ंगे हैं। पहला अड़ंगा क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि कई लेबर की जो प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब मान लीजिए कि दो मजदूर हैं, एक की मजदूर 22 साल है उम्र, ठीक है, एक तो 22 साल का वर्कर है और एक जो है 55 साल का है। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रोडक्टिविटी में जो है डिफरेंस मिलेगा। एक में जो है फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी लेकिन एक्सपीरियंस कम होगा, एक में जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ कम मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो डिफर करता है, वो एक जैसा नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेज, कि जो मार्केट में एक नॉर्मल एवरेज रेट चल रहा है उसे हम जो है प्रिवेलिंग रेट ऑफ वेज करते हैं। अब हम एवरेज मान के चलते हैं 400 रुपये आज के टाइम में, लेकिन हम कई बार जो है 450 भी देते हैं, 500 भी देने पड़ते हैं, कई बार जो है हम 350 देते हैं, 300 देते हैं। वो कैसे, अब जैसे वैसे हम मान लेते हैं एवरेज रेट तो 400 रुपये मजदूरी पर डे की। अगर जैसे कोई मान लीजिए शराबी आदमी है, थोड़ा लालची है पैसों का, हम वो हमारे पास आता है, कहता है कि मुझसे कुछ काम करा लो और मुझे जो है पैसे दे दो या शराब दे दो। तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे ठीक है भाई, तू 3 घंटे यहाँ काम कर दे और 200 रुपये ले जा। ठीक है, वैसे तो उसको देने चाहिए 300 रुपये, लेकिन हम उसे क्या करेंगे, 200 ही देंगे, और वो 200 ही क्या करेगा, शराब लेके पी लेगा। तो उसे हम क्या किया कि हमने यहाँ पे कम पैसे दिए। और कई बार क्या है, हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। मान लीजिए कि हमारा मकान बन रहा है, बीच में काम अटका हुआ है, और जो है मजदूर हड़ताल पे गए हैं या कहीं और बिजी है, अवेलेबल ही नहीं है, कहीं और बिजी है। तो एक दो मजदूर आपको मिल जाता है, वो कहते, आप कहते हैं चलो भाई हमारे साथ, वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं चलूंगा, मैंने तो बहुत कमा रखा है, मुझे जरूरत नहीं है कमाने की। फिर आप उसकी मिन्नतें करोगे, नहीं भाई चाल सारा काम रुका पड़ा है, तो वो कहेगा मैं तो 500 रुपये लूंगा। आप बोलोगे 450 ले लेना, वो बोलेगा ठीक है। तो आप क्या करोगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए फोर्स्ड हो गए हो, मजबूर हो गए उसको। तो ये है। फिर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी देश का नेशनल इनकम क्या है, उसकी जीडीपी में उसका कद कितना है। अब जो काम आप यहाँ पे करते हो, मान लीजिए आप मोबाइल रिपेयर करते हो, आपने मोबाइल में कुछ बैटरी डाली, डिस्प्ले डाली, कुछ आपने ऐसा नॉर्मल काम किया, और आपकी जो है आपको 100 रुपये मजदूरी मिल गई।
सेम ऐसा ही काम आप यूएसए में करके देखो, डिस्प्ले का, बैटरी का, वहाँ पे आपको इसके 2,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। सोचने वाली बात है ना, काम एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे कम पैसे, वहाँ पे ज़्यादा। तभी तो ये इतना इंडिया के लोग कनाडा की तरफ भागते हैं, अमेरिका की तरफ भागते हैं, कि काम इंडिया में भी तो नहीं करना है और यूएसए में भी तो नहीं करना है, लेकिन दोनों में जो है सैलरी का बहुत डिफरेंस है, सैलरी बहुत अलग अलग मिलती है। तो इसलिए जो है, अगर किसी देश की जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वहाँ पे वेज रेट भी अच्छे ही मिलेंगे। फिर द प्लेस ऑफ इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि जिस इंडस्ट्री में वो वर्कर काम कर रहे हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई जो है बीड़ी के कारखाने में काम करता है। अब बीड़ी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं कि भाई उसमें जो है वर्करों का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन एक तरफ मान लीजिए कोई अनिल अंबानी कंपनी में, मुकेश अंबानी की कंपनी में कोई वर्कर काम करता है, तो उन दोनों में तो फर्क होगा ना बहुत ज़्यादा। कहाँ वो बीड़ी कारखाने में काम करने वाला आदमी, और कहाँ जो है जियो की कंपनी लगा लीजिए या कोई और कंपनी लगा लीजिए, रिलायंस की, उसमें काम कर रहा है वर्कर। तो दोनों में बेनिफिट, उनके जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, दोनों में वेज रेट मिलती है, हर टाइप का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर बात आती है मिनिमम वेजेज की। तो ये क्या चीज़ है मिनिमम वेज, न्यूनतम मजदूरी दर। द टर्म मिनिमम वेज हैज बीन अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट सेंस, द फर्स्ट बीइंग एन इंडिविजुअल मिनिमम वेज एंड सेकंड वन a statutory minimum wage. An industrial minimum wage is subsistence wage which the employer of any industrial labor must pay in order to allow टू बी अलाउड इन कंटिन्यू एंड इंडस्ट्री। कि आपका जो मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी दर है, इसको दो हिसाब से समझा गया है। पहला हिसाब है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कि आपको हर मजदूर को कम से कम इतना पैसा देना पड़ेगा कि उसका गुजारा हो जाए। अगर आप नहीं दोगे तो आपकी इंडस्ट्री पे ताला भी लग सकता है। वो ताला चाहे आपका गवर्नमेंट की तरफ से लगे, पब्लिक की तरफ से लगे, ट्रेड यूनियन की तरफ से लगे, किसी भी तरह से लगे, लेकिन आपको ये जो है यू यू मस्ट पे, सीधी सी बात ये है। On the other hand, a statutory minimum wage is a minimum wage which must provide not merely for the bare sustenance of life but for the preservation of the efficiency of the worker. For this purpose, the minimum wage must also provide for some measure of educational, medical equipment and amenities. लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो मिनिमम वेज का इससे बड़ा मतलब है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको सिर्फ मजदूर को इतना नहीं देना कि उसका खाना गुजारा हो सके, इसके अलावा उसको सोशल सिक्योरिटी देनी है, उसको पेंशन कराना है, बीमा कराना है, कुछ भी हो, आपको उसको कंपनसेशन भी देना है। तो मिनिमम वेज में ये सारे बेनिफिट्स इंक्लूड हो गए। क्या क्या? आपका मेडिकल असिस्टेंस, आपका कंपनसेशन, आपका इंश्योरेंस, आपका सेफ्टी, ये सारे इश्यूज जो है इसमें आ गए, ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो गए मिनिमम वेजेस में। फिर बात होती है कि इसमें ये कहता है देयर इज ऑल्सो डिस्टिंक्शन बिटवीन अबव सब्सटेंसेस और मिनिमम वेज एंड स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। द फॉर्मर इज ए वेज विच सस्टेन टू कवर द बेयर फिजिकल नीड ऑफ वर्कर एंड दिस हिज फैमिली, that is a rate which has got to be paid to the worker irrespective of the capacity of the industry to pay. If an industry is unable to pay to its workmen at least a bare marginal rate, it has no right to exist. तो इसने कहा कि अगर इस इन मजदूरी दरों को, अगर कोई इन वेज रेट को या वेजेस को कोई नहीं देती है कंपनी, तो इसको एग्जिस्ट रहने का, इसको खड़ा रहने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन आज के टाइम में देखें तो कहीं ना कहीं लेबर्स की पावर हमें ज़्यादा दिखाई देती है। पहले एक टाइम था जहाँ पे मजदूरों को पे जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार और शोषण होते थे, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस फैली, ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग होती गई, उससे क्या हुआ, इनके राइट्स बढ़ गए। और अभी भी कोर्ट में जो है लाखों केस चल रहे हैं, ट्रेड यूनियन वर्सेज सम इंडस्ट्रीज के, और ज़्यादातर में जो है ट्रेड यूनियन से जीतती है, वर्कर से जीतते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें की गई हैं। अभी तो जैसे वर्क आवर्स है, जो वर्क शिफ्ट है, अभी 8 घंटे की मानी जाती है, लेकिन आज से 20 साल पहले जो थी, कितने की थी, 10 घंटे की थी। 11-11 घंटे भी मजदूर से काम लिया जाता था। उसके बाद
ओवर टाइम का पैसा पहले नहीं मिलता था, अब ओवर टाइम पे पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें इसमें ध्यान से देखनी है कि कैसे कैसे जो है ये वेज रेट को डिफाइन किया गया है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कैसे कैसे वेज रेट को डिवाइड किया गया है और इसमें सब कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वेज डिटर्मिनेशन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो पहले बात आती है इसमें ये कि जो मजदूरी का निर्धारण है, पहले हमको ये देखना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है क्या और उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो सिंपल शब्द में बताता हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी जैसे जॉब है टीचिंग के, डॉक्टर की, वकील की, सब जो है एक ये क्या है, संगठित क्षेत्र है। इसमें जो है जॉब्स है, ये जो है सर्विस सेक्टर कहलाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें इंडस्ट्री की बहुत सारी जॉब्स आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका संगठित क्षेत्र है जिसमें जो है सरकार का सीधा सीधा संबंध है। लेकिन ये जो है कम है, ये हार्डली जो है 9% है इंडिया में। अगर मैं बात करूँ कि इंडिया की टोटल लेबर फोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी लगी हुई है, तो 9% है। इसमें प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, हर टाइप की चीज़ें आपकी आ गई है, सिर्फ 9%। और बाकी के जो 91% लोग हैं लेबर फोर्स में इंडिया में, वो कहाँ लगे हुए हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसमें क्या आता है, इसमें आपका असंगठित क्षेत्र में रेडी लगाने वाले, मजदूर, ठेला चलाने वाले, करियाना की दुकान खोलने वाले, सब इस टाइप की सारी जॉब्स जो है इसमें आ गई है। छोटे मोटे काम धंधे जो लोग करते हैं वो सब इसमें आ गए हैं, असंगठित क्षेत्र में आपके आ गए हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना है। बात होती है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। इट इज डिफिकल्ट टू करेक्टली अराइव एट द एम्प्लॉयमेंट नंबर एंड डिफरेंट कैटेगरी इन द unorganized sector. However, agriculture and related to the continue to be the dominant sector, accounting for the 70% of organized sector employment. Construction will be the next largest sector. कि जो आपका अनऑर्गेनाइज लेबर है उसमें ज़्यादातर हिस्सा किस में लगा हुआ है, 70% आपका एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा इसमें बचा हुआ है वो आपका कंस्ट्रक्शन में, जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये जो है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है। फिर बात होती है ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज। द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय बेटर कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोटेक्शन अंडर लेबर लॉ इज बेटर unorganized and most enjoy collective bargaining rights when compared to the unorganized sectors counterparts। कि जो आपका संगठित क्षेत्र है उसमें जो है सैलरी भी अच्छी मिलेगी आपको, और बेनिफिट्स है, पर्क्स है, वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा, टाइम पे सैलरी मिलेगी। मतलब हर तरह की फैसिलिटी जो है संगठित क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ना के बराबर ही है, यह बहुत कम है। On the other hand, the degree of protection and trade union rights available for unorganized sector is limited, however, very dependent on the extent of unionization, political climate of the state, Kerala, West Bengal. In such cases, they enjoy near equal protection। कि जो आपका असंगठित क्षेत्र है उसमें ट्रेड यूनियन का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है और उनमें जो है प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी जो है कम है। फिर बात आती है गवर्नमेंट वर्कर्स, पब्लिक वर्कर्स एंड प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट वर्कर्स एंजॉय हाई लेवल ऑफ जॉब प्रोटेक्शन, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेशन विदाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स। पब्लिक सेक्टर workers enjoy trade union and collective bargaining rights. Private sector workers enjoy trade union and collective bargaining rights like public sector. Current trend is move to non-union workplace। कि इन तीनों मैंने जो बताया ये तीनों किसके संगठित क्षेत्र के भाग है, गवर्नमेंट वर्कर, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इन तीनों में जो है प्रोटेक्शन काफ़ी होती है। फ्रेमवर्क फॉर द वेज कैलकुलेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर। द डे, वीक एंड मंथ आर द बेसिक फॉर वेज कैलकुलेशन यूजिंग कॉम्बिनेशन। नॉर्मल वर्क वीक इज 5 days फॉर गवर्नमेंट, 5 half days, 6 days। कि भाई काम कितना करना पड़ता है, तो जो आपका सरकारी क्षेत्र है उसमें जो है ज़्यादातर जो है 5 days वीक होता है,
सैटरडे संडे ऑफ होता है। कहीं कहीं पे 5.5 दिन भी है, 6 दिन भी है। अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में लगा लो, या लगभग सारी यूनिवर्सिटी में जो है, जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, उनका जो है वर्किंग वीक कितना है, 6 दिन का है। 6 दिन का है, मतलब उससे संडे को छुट्टी है। लेकिन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है हमारी यूनिवर्सिटी में, उनका जो है परमानेंट वालों का 5 डेज वीक वर्किंग है। तो ये इतना ही रहता है, 5 से 6 दिन का रहता है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। आर इज जनरली नॉट ए यूनिट फॉर वेज क्लेशन इन न्यूअर सेक्टर्स लाइक आई टीज आर इज बिकमिंग ए स्टैंडर्ड। कि इंडिया में तो इतना घंटों के हिसाब से काम नहीं लिया जाता है, लेकिन अभी जो आईटी सेक्टर है, जो आपके आईटीएस सेक्टर है, आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स है, इंफोसिस वगैरह है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे जो घंटे के हिसाब से जो है काम जो है अब मापा जाता है। कि आपको जो है वीक में 20 घंटे काम करना है, महीने में आपको 80 घंटे काम करना है, साल में आपको 1000 घंटे काम करना है। तो उस हिसाब से एक ये नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है आपका, घंटे काम हिसाब से काम को सेट करना। वेज पेमेंट इज मेड मंथली, और इसमें जो वेज है वो जो है, जिसे हम सैलरी कहते हैं, वो जो है हर महीने अकाउंट में डल जाती है। ठीक है, कई बार थोड़ा सा जल्दी या लेट, या फिर भी आप ये मान लो कि महीने के 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में सबकी जो है इसमें सैलरी अकाउंट में डल जाती है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में, नॉर्मल सिचुएशन में तो ये हाल है। फिर बात आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां पे क्या सिनारियो है। डे इज द कॉमन यूनिट ऑफ कैलकुलेशन इन सर्टेन केसेज, पीस रेट वेजेज इन वोग्यू एज वेल एज आर्ली वेजेज। कि असंगठित क्षेत्र में जो है दिन के हिसाब से जो है सैलरी दी जाती है। कई बार आधे दिन की सैलरी दी जाती है, घंटे के हिसाब से भी दी जाती है, और तो जेंडर के हिसाब से भी दी जाती है। जो सबसे बड़ा इसमें इशू है, ये कैसे जेंडर हिसाब से कैसे, कि आपने जो है 8 घंटे काम कराया एक आदमी से, उसको तो आपने दिए 400 रुपये। और एक आप आपने एक लड़की से काम कराया, लेडीज से 8 घंटे, उसको आप दे रहे हो 300 रुपये। तो ये 100 रुपये का डिफरेंस जो है आपको असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलता है। लेकिन संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है। चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, उसको सैलरी सेम ही मिलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी कहीं ना कहीं जो है लेडीज को बेनिफिट्स ज़्यादा ही हैं जेंट्स से। वो कैसे, जैसे मैटरनिटी लीव है 6 महीने की, आपको जो है सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो और भी कुछ बेनिफिट्स हैं ऐसे। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी हैं बेनिफिट्स देने लेडीज को। तो इसलिए आप कह सकते हो कि वहाँ पे सरकार, संगठित क्षेत्र में कोई एक्सप्लोटेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे है अर्बन सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन है वर्कर का। फिर है वेज कैटेगराइजेशन। मिनिमम वेज पहली जो कैटेगरी है, बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ वर्कर अनफ फॉर हेल्थ एफिशिएंस एंड वर्किंग कैपेबिलिटी। कि मिनिमम वेज दी, उसका मतलब क्या है, कि सिर्फ इतनी सी वेज दी है जिससे उसका गुजारा हो सके, उसका खाने पीने की उसको चीज़ें मिल सके, और उसकी हेल्थ ठीक रहे। फिर आपका फेयर वेज, अब वो मिनिमम वेज, कि ये थोड़ा इससे बेटर है। इसमें लिखा है इन्होंने लिविंग लिविंग वेज। नेक्स्ट है मेल वर्कर नॉट टू प्रोवाइड फॉर हिमसेल्फ बट फॉर फैमिली, नॉट जस्ट बी नेसेसिटी बट फॉर कंफर्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, सोशल सिक्योरिटी, नीड बेस्ड मिनिमम वेज। कि इन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ उसका एक आदमी ही मजदूरी नहीं करता, उसका जो है पूरा परिवार भी मजदूरी करता है एक तरीके से। तो उस आदमी का गुजारा हो सके इतना काफ़ी नहीं है, उसके परिवार को भी ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की, मेडिकल की, रोटी कपड़ा मकान की। तो सिर्फ उसकी बेसिक नीड नहीं, उसके परिवार वालों की भी बेसिक नीड जो है पूरी होनी चाहिए। उसे हम बोलते हैं फेयर वेज, या उसे हम कह सकते हैं लिविंग वेज। मेथड ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इंडिया, कि कैसे कैसे इसमें जो है वेजेस को मापा जाता है। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए गए हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पहला स्टेप है, इसमें इंडस्ट्रियल वेज बोर्ड है, ये भी डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड पे कमीशन है, एडजक्शन बाय कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसमें होता है मोल भाव कह सकते हो, कि ट्रेड यूनियन वर्सेस इंडस्ट्री।
ट्रेड यूनियन कहती है कि हमें जो है 300 नहीं, 400 नहीं, 500 रुपये वेज चाहिए, दिहाड़ी चाहिए जो हर रोज की। इंडस्ट्री वाले कहते हैं नहीं नहीं, मेरा तो वैसे ही प्रोडक्ट लॉस में चल रहा है, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, मैं तो वैसे लॉस में चल रहा हूँ, मैंने तो बैंक से लोन लिया हुआ है, मैं इतना पे नहीं कर सकता। तो फिर ट्रेड यूनियन वाले कहते हैं अगर आप पे नहीं कर सकते तो हम जो है हड़ताल पे बैठ रहे हैं। फिर मालिक कहता है क्या, नहीं नहीं, हड़ताल पे बैठो तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, अभी जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना भी नहीं मिलेगा, स्ट्राइक मत करो। ट्रेड यूनियन फिर कहता है अगर स्ट्राइक नहीं करवानी तो हमें वेज चाहिए। वो फिर कहता है मैं 500 तो नहीं दे सकता, 450 दे सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं फिर मान जाएंगे कि चलो ठीक है, 450 ही सही, 450। तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ कि दो पार्टी ने आपस में नेगोशिएशन किया, मोल भाव किया कि हम आपको इतनी सैलरी दे सकते हैं, क्या आप लेना चाहते हो। सेकंड था इंडस्ट्रियल वेज बोर्ड, कि बहुत सारे बोर्ड निगम बने हुए हैं, जैसे जूता कंपनी के बहुत सारे बने हुए हैं, आपके मोबाइल कंपनी के बने हुए हैं, कार कंपनी के बने हुए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेज बोर्ड बने हुए हैं। तो उस इंडस्ट्री, जैसे कार इंडस्ट्री है, ठीक है, कार इंडस्ट्री का एक बोर्ड बना हुआ है, उसने कह दिया कि कार इंडस्ट्री में या कार फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है तो उसको हम जो है 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे। तो उस कार इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज है, जितनी फैक्ट्रीज है, उनके हर एम्प्लॉय का, हर वर्कर का इंश्योरेंस होना ही होगा, करना ही पड़ेगा, 5 लाख का, सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो चाहे वो मारुति कंपनी हो, टाटा की हो, होंडा की हो, हुंडई की हो, कोई सी भी कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब में जो है वो कंपलसरी माना जाएगा 5 लाख का इंश्योरेंस। और उसे कौन फिक्स करता है, इंडस्ट्रियल वेज बोर्ड। तो थर्ड जो बात हुई है वो है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पे कमीशन। कई बार गवर्नमेंट का कमीशन, पे कमीशन अपॉइंट करता है, जैसे हमारा 14th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन है। तो ऐसे ऐसे ये कमीशन जो है टाइम टू टाइम जो है आते ही रहते हैं, तो इन ये भी जो है वेज डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके लास्ट है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन से भी काम नहीं बन रहा, ऐसे भी गवर्नमेंट भी कोई काम नहीं कर रही है, और जो है सैलरी नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय जो है कोर्ट में केस डाल दे उस फैक्ट्री के खिलाफ, कि ये फैक्ट्री वाले हमें सैलरी जो है उतनी नहीं दे रहे जितनी हम डिजर्व करते हैं, या हमारी जो है जॉब सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, तो हम कैसे जो है इस चीज़ को डील करें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है कोर्ट में केस लड़ा जाएगा, एक वकील जो आपका इंडस्ट्री की तरफ से होगा, एक वकील आपकी तरफ से होगा, और उसमें जो रिजल्ट आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो इन 4 तरीकों से जो है आप जो है देख सकते हैं कि आपकी जो है वेज डिटर्मिनेशन होता है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, और प्रैक्टिकल भी है, इसमें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल रियल दी गई है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक और करते हैं इसमें। ये है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग, फीचर्स, टाइप्स एंड प्रॉब्लम। कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, बोनस सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात होगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग की एक बहुत पुरानी डेफिनेशन दी गई है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं। An agreement freely entered into by which the employee receive a share fixed in advance of profits. In the discussion of this cooperative congress, profits were further defined as being the actual net balance or gain realized by the final operation of the undertaking in relation to which the scheme existed, and the sum paid to the employee out of the profits were directly dependent upon the profit। बिल्कुल कन्फ्यूजन है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कि कोई सीमेंट की कंपनी है, जैसे प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, अपने भिवानी में लगा लो, अंबुजा सीमेंट की कंपनी है। क्या बात कहती है ये, कि जितना ज़्यादा हमारा सीमेंट बिकेगा, ठीक है, उतने ही ज़्यादा सबको जो है प्रॉफिट
बढ़ के मिलेगा, सैलरी जो है बढ़ी हुई मिलेगी। अब मान लीजिए जनवरी का महीना है, उसका जो है 100 रुपये का सीमेंट बिका, तो 10 वर्कर थे, सबको जो है 10-10 रुपये मिल गए। फरवरी मंथ आया, सेल जो है 100 रुपये से कम होके 80 रुपये रहेगी, तो जो है सैलरी जो है कहीं ना कहीं कम होगी, 8-8 रुपये मिलेगी। मार्च का मंथ आया, सेल अगेन बढ़ के जो है 200 होगी, डबल हो गई, तो सैलरी भी जो है उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, 10 से 20 होगी, 20 नहीं तो 18 या 19 जरूर होगी। तो ये क्या है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग है, कि आपके वर्कर्स की, आपके मैनेजर्स की सैलरी जो है आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ पे, आपके प्रोडक्ट की सेल पे डिपेंड करती है। और देखा जाए तो ये प्राइवेट वालों का बिल्कुल अचूक तरीका है काम करने का, क्योंकि इससे ज़्यादा मोटिवेशनल तो हो ही नहीं सकता। अब भाई मैं किसी इसमें अम्बोजा में काम करता हूँ, मुझे ये पता है कि अगर मैं ज़्यादा सीमेंट बिकवाने में हेल्प करूँगा या मैं अपने सीमेंट की मार्केटिंग करूँगा तो मेरी ही सैलरी बढ़नी है, तो मैं करूँगा, सिंपल सी बात है। अगर मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इसलिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे कोई कंपनी काम कर रही है तो उसके वर्कर्स भी काफ़ी डेडिकेट होके काम करते ही करते हैं। फिर उन्होंने आगे लिखा है, दिस कंसेप्शन फर्दर स्टिपुलेटेड दैट एन appreciable फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी प्रॉफिट शेयर नॉट लेस देन 75%। Profit sharing is the payment to employed in cash, stock, or future credits of some amount over and above the normal remuneration that would otherwise be paid to these employees in the given situation. The payment do not have to be derived from the current period involved but may be taken from earned surplus prior periods to operation. This definition does not require an agreement fixing the percentage in advance. तो ये इन्होंने सारी चीज़ बताई है प्रॉफिट शेयरिंग में हम कैसे 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 इसमें चीज़ें कर सकते हैं। फिर उन्हें बताइए कि फीचर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग की फीचर्स क्या क्या है। पहली फीचर, द पेमेंट द पेमेंट टू वर्कर्स अंडर प्रॉफिट शेयरिंग is generally made on cash basis, but it is also possible to make such payment in shares or transfer of money to prevent fund accounted of the employees। कि इंडिया में तो देखो कैश में तो नहीं है ये, इंडिया में है जो बैंक ट्रांसफर से ही आपका प्रॉफिट शेयर होता है। बैंक ट्रांसफर में वो क्या करते हैं, जो उनके मान लीजिए 100 वर्कर है किसी कंपनी में, जैसे मैंने आपको अंबुजा केस बताया था, तो वो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें सबकी सैलरी डालते हैं और वो लिस्ट जो है फिर बैंक को मेल कर देते हैं, और बैंक वाले 1 बाय 1 जो है सबकी सैलरी डालते जाते हैं। सेकंड आपका, वर्कर्स शेयर द प्रॉफिट्स ओनली, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट द लॉसेज इनकर्ड बाय द फर्म। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि वर्कर्स को जो है प्रॉफिट्स का ही पार्ट मिलता है। मान लीजिए कि बिल्कुल कंपनी को लॉस हो गया, और वो लॉस किसी भी रीजन से हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से हो सकता है, को मान लीजिए कंपनी वो जो है करोड़ों के लॉस में चली गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो वर्कर से वसूल लेगी, भाई तू 1 लाख दे, तू भी 1 लाख दे, तू भी एक, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये है कि आपका बेसिकली तो प्रॉफिट ही शेयर होगा, बस लॉस शेयर नहीं हो सकता आपका। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आपका प्रॉफिट शेयर ही होगा। फिर प्रॉफिट शेयरिंग डिनोट्स द एक्स्ट्रा पेमेंट गिविंग टू वर्कर्स इन एडिशन टू एनुअल वेजेस एंड अलाउंस। कि जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग है ये एक्स्ट्रा पेमेंट है वर्कर को, आपको जो है इसके अलावा उनको एनुअल वेजेस तो देनी है, महंगाई भत्ता है, ठीक है, यात्रा भत्ता है, ट्रैवल है, टीए है, डीए है, पीएफ है, ये सारे इवेंट्स आपके पैरेलली आपको देते रहने हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयर भी आपको देना है अगर है तो आपका प्रॉफिट। इट इज पेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट्स एंड एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। तो इन्होंने कहा कि जो नेट प्रॉफिट्स है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये का, या उसके जो कॉस्ट लगी सब कुछ मिला के उसका 100 रुपये का प्रोडक्ट बना, मार्केट में उसने बेच दिया कितने का, 200 रुपये का, तो उसके जो है एक प्रोडक्ट की सेल हुई 10 रुपये, इसे हम कह सकते हैं सेल या रिवेन्यू। इसमें से उसने क्या किया, 50 रुपये टैक्स दे दिया कंपनी का, या उसने क्या किया, 50 रुपये टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो 100 रुपये उसके जो है लगे थे, इसकी कॉस्ट आई थी, तो आपको कितना बचा, सिर्फ 50 रुपये। तो ये क्या है, 50 रुपये आपका
नेट प्रॉफिट है, ये आपका टैक्स लग के कट के बचा हुआ प्रॉफिट है। तो ये 50 रुपये आपके डिवाइड होंगे वर्कर्स के साथ। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इन a particular proportion is decided by an agreement between the employer and the employees. The profit sharing agreement is possible at the unit level or even at the industry level. It is also possible to have such agreement on locality basis or industry cum locality basis. तो ये इसमें और भी कुछ इसके एस्पेक्ट दिए गए हैं कि इन दोनों एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ये एक एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद जो है इसमें यूनिट लेवल 1 का और काम का चलता है। फिर है टाइप्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसमें कई टाइप के इसमें प्रॉफिट शेयर दिए हैं। पहला इसमें दिया हुआ है द करंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इन विच द फुल अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयर इज गिवन हिम एट द टाइम ऑफ एलोकेशन। द रेफर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान इन विच द एम्प्लॉयज शेयर ऑफ प्रॉफिट is given to him at some future date such at the end of 5 years at retirement, disability, death और termination of plan। तो जो करंट में था उसमें तो करंट में ही उसके बेनिफिट देने पड़ते हैं प्रेजेंट में, लेकिन रेफर्ड में जो है एक प्रॉमिस किया जाता है हम आपको ये बेनिफिट 5 साल बाद देंगे, या रिटायरमेंट पे देंगे, डिसेबिलिटी पे दे सकते हैं अगर आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपका डेथ हो जाए, या आपकी नौकरी चली जाए, बाद में सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बात सारी क्या आ गई है, ट्रस्ट की बात आ गई है कि एम्प्लॉयर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को कि हाँ चलो आप हमें दे सकते हो बाद में। तो इसमें इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। मेरिट्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, द वर्कर्स आर मोटिवेटेड हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू फर्म। ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वर्कर को ही हो रहा है, और वो जो है उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और जितना हो सके उस कंपनी की सेल बढ़वाने की कोशिश करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। द रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज रिड्यूस्ड बिकॉज द वर्कर्स आर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट। कि प्रॉफिट शेयरिंग से क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है, काम करने में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, कम से स्ट्राइक होती है, लॉकडाउन कम होता है, ये सारी चीज़ें होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रिजल्ट इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर ऑफ द इमर्जरी। किसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है और दोनों में जो है इक्वालिटी की फीलिंग आती है, लेबर में और इसमें ओनर में। प्रॉफिट शेयरिंग इज a step toward industrial democracy as employees are treated not only as wage earners but also as a partner। एक तरह से वो जो है कंपनी के पार्टनर जो है बन जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग करने के बाद। There is industrial peace in the enterprise. The workers are satisfied as they get an additional amount over and above their wage. A healthy atmosphere prevails in the enterprise. There is cooperation between labor and management as the objective of both are common to increase productivity। तो इससे क्या होता है कि इंडस्ट्री में एक शांति बन जाती है, वर्कर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं, और क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम करने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, तो बहुत सारे वर्कर जो है डबल शिफ्ट में भी काम करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, ताकि उनको सैलरी ज़्यादा मिले और कंपनी में जो है प्रोग्रेस करे, क्योंकि कंपनी का ज़्यादा प्रोग्रेस करने में ही उनका बेनिफिट है। प्रॉफिट शेयरिंग एक्ट्स एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर higher production and productivity. The workers take more interest and initiative leading to higher production। कि आपके ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, और इसमें क्या है हर वर्कर जो है हाई प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, और हर वर्कर की जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। द शेयर ऑफ वर्कर इन द प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स, इनिशिएटिव एंड द हार्ड वर्क ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। This bring about a team spirit among the workers and employees. The chance of conflict are reduced। कि आपस में टकराव भी जो है कम ही होता है वर्कर्स के बीच में, क्योंकि सबका एक ही गोल है फर्म की या कंपनी की जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फिर इन्होंने कहा कि लिमिटेशन, प्रॉफिट शेयरिंग गिव्स इक्वल बेनिफिट्स टू ऑल वर्कर, डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन गुड एंड बैड वर्कर। एज ए रिजल्ट sincere and efficient workers get less and what they deserve while bad or inefficient workers get more than what they deserve। ये प्रॉब्लम है जी। अब मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी है, या हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल छोड़ते हैं, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में जो है 40 वर्कर है, 40 में से 30 तो जो है बहुत मेहनती है, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और 10 जो है बिल्कुल निकम्मे हैं, चुगलियाँ करते हैं, इसकी बात उसके आगे लगाते हैं, काम के ऊपर ध्यान नहीं है,
सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, हर तरह के जो है अनप्रोडक्टिव जो है वो काम करते हैं 10 वर्कर। और 40 जो है 30 जो है उनमें से हमेशा लैपटॉप पे या क्लास में, बुक्स में, कुछ भी उनका हो, वो जो है काम करते ही रहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग होगा, उन 30 को चलो मिलना ही चाहिए, उनको मिल जाएगा, लेकिन वो 10 जो निकम्मे थे, जो काम नहीं करते, जो आपस में टकराव डालते हैं, जो रिलेशन खराब करवाने पे तुले रहते हैं, उन 10 को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये इस प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल की सबसे बड़ी कमी है कि जो डिजर्व करते थे ज़्यादा, उनको तो मिला कम, और जो डिजर्व करते ही नहीं थे उनको भी प्रॉफिट मिला है। तो अब इसका चुनाव कैसे हो, अब इसकी फिल्टरिंग कैसे हो कि किसको दे या किसको ना दे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग का तो एक ही मॉडल है, मिलेगा तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। तो इसमें हम फिल्टरिंग भी नहीं कर सकते, ये बैड वर्कर है इसको मत दो, ये अच्छा वर्कर है इसको ज़्यादा दो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जो ज़्यादा डिजर्विंग है उसको नहीं मिलता, जो डिजर्व ही नहीं करते उसको मिल जाता है बिना काम करे। तो ये इस मॉडल की कमी है, प्रॉफिट शेयरिंग। फिर बात आती है आपका प्रॉफिट शेयरिंग एज ए मेथड ऑफ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन टू वर्क इज यूज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी व्हेन प्रॉफिट्स आर हाई। प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द लीन ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। कि जब इकोनॉमी में भी अच्छा चल रहा हो, बूम की सिचुएशन हो, सब कुछ अच्छा ही जा रहा हो, सब जगह बूम हो, डिप्रेशन ना हो, रिसेशन ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग तभी पॉसिबल है। तो जैसे कि आज आप देख सकते हो भी, जो ऐसा बूम जो है कम ही चलता है इकोनॉमी में, ठीक है, एक मतलब कम ही चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलता। तो प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा नहीं रहेगा, देखो प्रॉफिट शेयरिंग हमेशा नहीं रहेगा। Unscrupulous management may manipulate the accounts of the determinant of the workers. The worker may therefore get nothing due to dishonesty of the management. This will dampen the enthusiasm of the workers. कि भाई कई बार मैनेजर जो है, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, जो टैली काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंट है कंपनी के, सीए है, अकाउंट बनाते हैं, कई बार वही जो है काफ़ी करप्शन कर जाती है। प्रॉफिट तो होता है लेकिन शो नहीं करते, कहते हैं प्रॉफिट तो इस महीने हुआ नहीं, तो इसलिए आपको सैलरी बढ़ के नहीं मिलेगी। तो इस तरह करप्शन से भी क्या होता है कि मैनेजमेंट करप्शन करता है और इससे जो है नुकसान ही होता है, और वो जो वर्कर्स उनको बेनिफिट नहीं मिलता। There is a high degree of uncertainty in profit sharing. The share of profit will be paid only when the profit exceeds a particular limit. The profit may not cross a particular limit due to market forces and the workers will suffer. Thus, profit sharing does not give full guarantee of extra payment to the workers. कि भाई आपका जो है प्रॉफिट शेयरिंग तभी होगा जब एक कंपनी का प्रॉफिट लेवल क्रॉस हो जाए। मान लीजिए कि 10 टारगेट रखा है एनुअल का, कि साल में कंपनी को कम से कम 100 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर कंपनी को होता है 99 करोड़ का, तो नहीं मिलेगा वर्कर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट। होता है 100 करोड़ का, तब भी नहीं मिलेगा। अगर 101 करोड़ का होता है या 100 करोड़ से ऊपर का होता है, तो ये तभी मिलेगा। तो ये सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं, इसमें आपको ये ध्यान से पढ़ना है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का भी डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना है। फिर बात आती है बोनस सिस्टम। ए बोनस सिस्टम इज यूजली मेड टू एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर बेस सैलरी एज पार्ट ऑफ देयर वेजेज और सैलरी। while the base salary usually is a fixed amount per month, bonus payments more often than not vary depending on non criteria such as the annual turnover or the net number of additional customer acquired or the current value of the stock of a पब्लिक कंपनी। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो तो बोनस सिस्टम का एक ही मतलब है कि कई बार अगर एम्प्लॉय, एक खासकर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, तो या तो उसको प्रमोट किया जाता है या उसको बोनस दिया जाता है। बोनस है क्या, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी देती है अपने वर्कर को, वो है बोनस। तो बोनस कभी मिल सकता है, अगर किसी कंपनी का टारगेट टाइम से पहले पूरा हो जाए, तब भी जो है कंपनी बोनस देगी। कई बार कोई फेस्टिवल आता है, दिवाली, होली, तब भी कंपनी जो है बोनस देती है वर्कर्स को। तो बोनस क्या है, एक तरह से एडिशनल इनकम है वर्कर के लिए। क्यों दी जाती है, ताकि वर्कर्स जो है मोटिवेट हो और भी ज़्यादा काम करने के लिए वो रेडी हो जाए, इसलिए ये है आपका बोनस सिस्टम। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट शेयरिंग एंड आपका बोनस सिस्टम।
तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है।